हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग सब अच्छे होंगे। हमारी यहाँ पर कंटिन्यू क्लासेस जो चल रही थी उसमें थोड़ा सा एक फ्लक्चुएशन आ गया बच्चों, क्योंकि देखो एक वो टाइम जो चलता है अपना, उस टाइम को लेकर थोड़ा मेरा भी फीवर वगैरह हो गया था, तो कंटिन्यूटी में क्लास अपलोड नहीं हो पाई अपनी। तो क्लास जो अपलोड नहीं हो पाई तो उन क्लासेस को अब कवर अप करने के लिए हम लोग यहाँ पर वापस कंटिन्यू हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संभव अचीवर पर डेली वही टाइम सेम टाइम पर वीडियो अपलोड होगी आपके पास। तो बच्चों जो हम लोग यहाँ पर रीड कर रहे थे टॉपिक बेटा, वो कौन सा था हमारे पास, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और उसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया। उसके अलावा हम लोग क्या पढ़ते थे, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के अलावा हमने एक टॉपिक और रीड किया था जो एक कंप्लीट ड्यूल नेचर को डिनोट कर रहा था बच्चों। यही था जो कंप्लीट किसे डिनोट कर रहा था, ड्यूल नेचर को डिनोट करके चल रहा था, जिसे हमने हिंदी में बोला द्वैत प्रकृति, इसे डिनोट कर रहा था बेटा। तो ड्यूल नेचर के बारे में मैंने पूरा एक ओवरव्यू आप लोगों को दिया, पहले वाली क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा। सेकेंड टर्म में उसके बाद हमारे पास क्या आया बेटा, वो आया डेविसन जर्मर, वो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा जो टॉपिक रहेगा बेटा वो है, एक तो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और सेकेंड वन कौन सा है हमारे पास, वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये दो टॉपिक हमारे पास रिमेन है इस कंप्लीट एक ओवरव्यू को रीड करने के लिए। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और बात करके चल रहे हैं बेटा अपन यहाँ पर कि ड्यूल नेचर के अंदर किस तरीके से हम लोग इसको रीड करेंगे। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ड्यूल नेचर का क्या मीनिंग हुआ बेटा, स्टार्टिंग से देखिएगा। थोड़ा सा मैं बैक वाला ओवरव्यू ले रहा हूँ क्योंकि अपनी एक ट्यूनिंग या जो कम्युनिकेशन था काफ़ी लंबे टाइम से हमारा ब्रेक हुआ, तो उसको एक कवर अप कर रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे देखा हम लोगों ने, या जो हमारा टॉपिक था डेविसन जर्मर, ये भी था। ठीक है, जर्मर इफ एक्सपेरिमेंट, उसके अलावा तुम्हारे पास यहाँ था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इसका मीनिंग क्या था बच्चों, क्या होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मीनिंग, उसको हम लोग रीड करेंगे। अब कैसे, देखो ये टॉपिक हमने लिया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ड्यूल नेचर के बारे में पढ़ चुके हैं। एक तो ये बाकी है हमारे पास और एक ये टॉपिक बाकी है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो पहली चीज ये है क्या, हाइजेनबर्ग ने क्या किया बच्चों, या हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत भी इसे हम लोग बोलते हैं। हाइजेनबर्ग ने क्या किया कि एक लाइन दी, उस लाइन का एक तरीके से मीनिंग भी बहुत अच्छा निकला कि एक ही टाइम पर पोजीशन और मोमेंटम आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसने बोला कि एक ही टाइम पर, एक फिक्स टाइम पर आप पोजीशन और मोमेंटम को कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब एक निश्चित समय पर स्थिति और संवेग का निर्धारण नहीं किया जा सकता, ये चीज बोली गई। एक ही समय पर स्थिति और संवेग का निर्धारण नहीं किया जा सकता, मतलब एट ए पर्टिकुलर टाइम पोजीशन एंड मोमेंटम डज नॉट कैलकुलेट, आप उस स्थिति में कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब क्या हुआ, देखो एक सीधा सा फंडा है, मैं खड़ा हूं तो क्या मैं चल रहा हूं क्या, नहीं ना। और मैं यदि चल रहा हूं तो क्या मैं खड़ा हुआ हूं क्या, नहीं। तो मतलब मैं चल रहा हूं तो मेरे अंदर मोमेंटम है, तब पोजीशन फिक्स नहीं है, और जब पोजीशन है तब मोमेंटम फिक्स नहीं है। दोनों चीजों में डिफरेंस हो गया, ये यही हुआ बेटा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बात यही आई कि हाइजेनबर्ग ने बोला कि पोजीशन और मोमेंटम does not calculate at a certain time, यानी कि साहब पोजीशन और मोमेंटम हम एक टाइम पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये बोला गया हमें। ठीक है, मतलब स्थिति व संवेग का निर्धारण
एक समय पर नहीं किया जा सकता, पर नहीं किया जा सकता, ये आया साहब। नहीं कर सकते मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर, तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमने क्या बोला कि डेल एक्स पोजीशन और मोमेंटम डेल पी, ठीक है, इसका जो मान है वो या तो h/4π से बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। h/4π का मतलब क्या हुआ बेटा, जिसे हम लोग या h/4π को जो बोलते हैं वो h×2 भी कहते हैं, और h× एक नियतांक है जिसका मान है h/2π। तो h/2π तो ये रहा और 2 ये रहा, तो टोटल हो गया h/4π हो गया बेटा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो कितने पाई हो गया बेटा, 4π हो गया हमारे पास लास्ट। तो हम लोगों ने क्या बोला, पोजीशन और मोमेंटम आप एक टाइम पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब कि पोजीशन और मोमेंटम जो है उन दोनों का जो मल्टीपल है वो h/4π से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा हमारे पास। ठीक है बेटा। अब कैसे देखो, यदि इनको अपन डायरेक्शन वाइज ब्रेक करें, यानी कि दिशा के अनुसार देखें, दिशा के अनुसार हम लोग इसको देखते हैं, तो डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स वाई के हिसाब से देखा तो पी वाई, और जेड के हिसाब से देखा तो पी जेड, ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, और ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। स्थिति के हिसाब से हम लोगों ने इसको देखा है तब। ठीक है बच्चों, आया बेटा समझ में ये कि स्थिति के हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे। स्थिति मतलब दिशा के अनुसार, तो x, y और z के तीनों के घटक इसके अंदर विद्यमान होते हैं, यानी कि अवेलेबल होते हैं बेटा। अब जैसे अवेलेबल तो तुम लोगों ने बोल दिया होते हैं, लेकिन यहाँ पर बात करें एनर्जी की और टाइम की टर्म में, एनर्जी और टाइम की टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं। तो बात करने का मतलब क्या है, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π होगा। बात वही है, यानी कि ऐसा कोई टाइम नहीं है बेटा जो रुक जाए। सीधा सीधा फंडा ही है। क्या आप लोग टाइम को रोक सकते हो? क्या नहीं रोक सकते सर हम तो। भाई आप लोग ये कहोगे सर हम कैसे रोकेंगे टाइम को, टाइम तो कंटिन्यू चलता रहता है। तो आपका जो एनर्जी लॉस है वो भी कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे आप लोगों ने सुबह खाना खाया, ठीक है, सुबह खाना खाया तो क्या वो शाम तक एज इट इज रहता है क्या? धीरे 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 वो बॉडी में डाइजेस्ट होकर वो एनर्जी लॉस बनता जाता है, एनर्जी लॉस के अंदर होता जाएगा यहाँ पर। तो एनर्जी और टाइम के अंदर बात यही हो गई। क्लियर है बेटा? एनर्जी और टाइम के अंदर बात ये होगी कि एनर्जी जो है, एनर्जी का भी लॉस होता है टाइम के हिसाब से। तो टाइम तो कांस्टेंट होता ही नहीं, तो एक चीज तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती दोनों में से, यानी कि एक चीज तो परिवर्तित होगी ही होगी। कंफर्म हो गया यहां से। ठीक है, तो एनर्जी जो है, यानी कि इसे बोला हमने ऊर्जा, इसे बोला समय। तो हम लोगों ने यहाँ एक तरीका और दे दिया, ऊर्जा व समय के पदों में, समय के पदों में। ये रहा फॉर्मूला, ये जो तुमने अभी फॉर्मूला दिया है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है इसके अंदर एक टॉपिक जो है, ये हो गया हमारे पास ड्यूल नेचर वाला एक कॉन्सेप्ट। अब जो है बेटा टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है हमारे पास? एक लीनियर टॉपिक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हिंदी में बोलते हैं बेटा प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, क्या मीनिंग होता है इसका प्रकाश विद्युत प्रभाव का? बहुत एक सीधा सा फंडा है प्रकाश विद्युत प्रभाव का। मतलब इसको थोड़ा सा अपन घूम के समझेंगे। घूम के समझने का मतलब एक स्ट्रेट समझना होता है, घूम के टर्न अप समझना है। तो टर्न अप होके समझेंगे ताकि सीधा आपके माइंड में स्ट्राइक हो। कैसे बेटा? कि यदि आप लोगों ने देखा हो बेटा, या ये तो कि सबने किया हुआ है, कि जैसे गैस के ऊपर अपन किसी रोड को गर्म करते हैं, ठीक है, तो गर्म करेंगे तो कंटिन्यू फ्लेम देंगे। अब फ्लेम देंगे तो उस कंडीशन में ये वाला सिरा गर्म होने के साथ साथ धीरे धीरे पूरी रोड गर्म होती जाती है, और ये वाला भी हल्का हल्का गर्म फील होता है हमें।
ध्यान है ये तो अच्छे से ध्यान होगा बेटा कि इस रोड के इस सिरे को गर्म करते हैं तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन फ्लो होके इधर आएंगे और ये वाला सिरा भी हल्का सा गर्म होता है, इसके मुकाबले बहुत कम गर्म होता है, लेकिन गर्म तो होगा, लेकिन ये गर्म तो होता ही है, कंफर्म है। तो मैंने यही बोला कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, एक तरीके से ये तो चीज़ समझ आ गई, तो मैंने बोला थोड़ा घूम के समझेंगे। तो वही बात है ये कि जैसे ही हम लोग किसी धातु के पृष्ठ पर, कोई भी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश डालते हैं, तो धातु के पृष्ठ पर प्रकाश डाला तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं बेटा, उत्सर्जित होने लगते हैं, यानी कि बाहर की ओर निकलना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक, मैंने क्या बोला यहां पर कि हम लोगों ने फोटोन गिराए, फोटोन एमिट करवाए, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा, इलेक्ट्रॉन होने लगे मूव। ठीक है, वन प्लेट टू अनदर प्लेट, टू अनदर प्लेट, एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन जाने लगे। ऐसे समझ लो, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन में आएगा, या इसको ऐसे समझ लो, और फोटोन हमने एमिट करवाए, फोटोन गिराए एनी मेटल, किसी भी धातु पर, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट यानी बाहर आए ऑन अ मेटल सरफेस, धातु के पृष्ठ से कहाँ आने लगे, वो बाहर की ओर आने लगे। ठीक है, धातु के पृष्ठ से किधर की ओर आने लगे, बाहर की ओर आने लगे। तो ये तो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, और ये हो गई इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कि हमने लाइट गिराई है, प्रकाश गिराया है और विद्युत जनरेट करी है। तो फोटोन गिराए हैं किसी भी मेटल पे, तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगे या वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव होने लगे, तो वो तो किसके अंदर आएगा, एक्सपेरिमेंटल व्यू के अंदर। और मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे, ये प्रॉपर क्या बन गई, आपकी डेफिनेशन बन गई। ठीक है बेटा, तो किसी भी मेटल पे फोटोन गिराने पर इलेक्ट्रॉन उस मेटल की सरफेस पे आ जाते हैं। ठीक है, सरफेस पे आ जाते हैं, तो इसे हम लोग, इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, दिस इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये इफेक्ट कहलाता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है बच्चों। क्लियर है, डेफिनेशन समझ आई कि किसी भी मेटल की सरफेस पे फोटोन गिराए तो इलेक्ट्रॉन जो अंदर थे वो कहाँ आने लगे, धीरे धीरे सरफेस पे आने लगे, यानी कि ऊपर की तरफ आने लगे, और ऊपर की तरफ आने लगे तो हम लोगों ने बोल दिया कि ये इफेक्ट क्या कहलाया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाया। ठीक, फिर इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर एक सीधा सा फंडा ये होता है, ये पॉइंट क्या आएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सबसे पहले, जैसे अपन बात करके चलें, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोगों ने बोला कि फोटोन गिराने से मूव करने लग गए, तो समझाया बताया किसने था, सबसे पहले इसको हर्ट्ज ने बताया। किसने बताया था, हर्ट्ज ने। फिर हर्ट्ज के बाद आया हॉलबॉक्स, हर्ट्ज के बाद कौन आया, हॉलबॉक्स। फिर इस एक्सपेरिमेंट को जो साथ में चलाया वो चलाया था लेनार्ड ने और हॉलबॉक्स ने। लेनार्ड व हॉलबॉक्स दोनों ने इस चीज को आगे बढ़ाया, धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। ठीक है, यहां तो हर्ट्ज ने बताया था। फिर बात आई कि चलो ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सर आपने इतना कुछ बताया, किसने सबसे पहले बताया, किसने उसके बाद बताया, किसने सबसे लास्ट में बताया, वो सब हमने पढ़ा। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया कहाँ से भाई, कहीं से तो आया होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मीनिंग क्या, हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे समझेंगे। देखो मैंने ये बोला बेटा कि इसको रीड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उनके एमिशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन था, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है वो कितने प्रकार का हुआ, टाइप्स का पढ़ा हमने कि इलेक्ट्रॉन एमिशन हाउ मेनी टाइप्स, कितने टाइप का हुआ।
हाउ मेनी टाइप्स, कितने टाइप का इसके अंदर ये चीज हुई। तो पहला आता है बेटा फील्ड एमिशन, दूसरा आता है हीट एमिशन, ठीक है, तीसरा आता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, चौथा आता है सेकेंडरी एमिशन, फील्ड एमिशन है हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बात करते हैं बेटा कि हम लोगों ने यहां पर क्या बोला कि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, जैसे फील्ड अप्लाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करवा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है ये, इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इजीली हम लोग क्या करा सकते हैं बेटा, मूव करवा सकते हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इलेक्ट्रॉन भी उधर ही मूव करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। सेकंड क्या है, हीट एमिशन, इसे थर्मल एमिशन भी कहते हैं या थर्म एमिशन भी कहते हैं। हीट एमिशन का मतलब है हीट देके, ताप देके, तो हीट प्रोवाइड कराई हमने, किसी भी सिस्टम में ताप दे दिया, ताप देने पर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गति करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है बच्चों। अगला है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, तो ये मैंने आपको बताया, फोटोन गिराए, फोटोन एमिट किए तो इलेक्ट्रॉन वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अनदर प्लेस मूव होने लगी, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करना प्रारंभ कर दी। और लास्ट आता है सेकेंडरी एमिशन। इसका मीनिंग क्या था, सेकेंडरी एमिशन जो है वो ये है कि जैसे ही फोटोन गिराए थे, यहां इलेक्ट्रॉन थे, ऐसे समझिएगा, ये मान के चले एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, ये पूरा कनेक्टेड है अंदर सिस्टम से। तो मैंने क्या किया, यहां पर फोटोन गिराए थे, ठीक, फोटोन गिराए थे तो कौन मूव करने लगा, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जाने लगे। तो प्राइमरी, और जब ये इधर जाने लगे तो इस सेकंड वाले पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, तो ये वाला जो एमिशन है ये एमिशन कहलाएगा सेकेंडरी एमिशन, द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं बेटा इसको। क्या कहलाएगा, देखो इजी तरीके से ध्यान रखना है, पहले गिराए इलेक्ट्रॉन जाने लगे तो प्राथमिक, उधर पहुंचे तो सेकेंडरी, मतलब कि द्वितीयक एमिशन या द्वितीयक उत्सर्जन, और जो इलेक्ट्रॉन उधर पहुंचेंगे ये सभी कहलाएंगे द्वितीयक इलेक्ट्रोड। इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, रीच्ड होंगे जब इलेक्ट्रॉन, तो कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, द्वितीयक इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। क्लियर है बच्चों, आया यहां तक समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, इससे थोड़ा सा जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, इसको यहां पर एज इट इज रखता हूं मैं, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे आज की क्लास में अपन, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है अपना आज की क्लास का, और इसके बारे में हम लोग इतना ध्यान रखेंगे, फेल हुआ तो क्यों हुआ, सक्सेस हुआ तो क्यों हुआ, इसको आगे बढ़ाया तो क्यों बढ़ाया, क्यों नहीं बढ़ाया तो क्यों नहीं बढ़ाया, सारे क्वेश्चंस शफलिंग करके। भाई मैंने आपको अभी भी बताया कि हर्ट्ज ने सबसे पहले बताया था, तो हर्ट्ज साहब एक तरीके से देखा जाए तो एक आइडियल माने गए साहब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, आइडियली बोलेंगे हम लोग। ये हमने खिड़की बनाई, यहां से फोटोन गिराए, इसे बोला निर्वात नलिका, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब।
ये कैथोड हो गया बच्चों, ये एनोड हो गया। इस पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी थी, इसको हमने कनेक्ट किया यहां से, ठीक है, यहां से इसको कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही फोटोन गिराए थे तो इलेक्ट्रॉन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ मूव होना स्टार्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन जाने लग गए दूसरी साइड में। तो इलेक्ट्रॉन इधर जाने लग गए, लेकिन किसके साथ में? फोटोन के साथ में, यानी कि फोटोन गिराए थे तब जाने लगे। तो हमने ये चीज बोली कि जो नंबर ऑफ फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन पे, या इलेक्ट्रॉन जो थे वो नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड कर रहे हैं। जितने फोटोन गिराए उतने इलेक्ट्रॉन गए, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन जो थे वो इधर नहीं पहुंच पाए थे, नहीं पहुंच पाए। अब नहीं पहुंच पाए तो वहां गलती हो गया। फिर जब इलेक्ट्रॉन सारे उधर नहीं पहुंच पाए तो ये एक्सपेरिमेंट क्या हो गया बेटा? फेल हो गया, गलत बोल दिया इसको कि भाई ये काम ही नहीं करेगा साहब, इसको देख लो, इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पे ड्रॉप कर दो ताकि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो हर्ट्ज तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में कंप्लीटली फेल हो गया। बट हाँ, इसने बता दिया था ये कि एक दूसरे तरीके से समझ सकते हो, ये कैथोड है, ये एनोड है। अल्ट्रावायलेट रेज गिराई तो इलेक्ट्रॉन मूव आउट होने लगे दूसरी सरफेस पे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जब मूव होने लगे तो सारे इलेक्ट्रॉन तो नहीं पहुंच पाए थे, तो रीजन क्या था फेल होने का? ये चीज मैंने आपको बता दी कि टोटल इलेक्ट्रॉन रीच्ड नहीं हो पाई, यानी कि पहुंच नहीं पाए। क्लियर है बच्चों? आगे यहां तक समझ में? अब जो हमारी यहां पर नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी बेटा, एक तो आपकी लेनार्ड एक्सपेरिमेंट, एक रहेगी लेनार्ड और हॉलबॉक्स जिसे कह सकते हैं, या हॉलबॉक्स और लेनार्ड भी कह सकते हो, दोनों का मीनिंग एक ही है एक्सपेरिमेंट की। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम लोग जो हमारी नेक्स्ट क्लासेज उनमें डिस्कस करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ पर सक्सेस हुआ, कहाँ पर फेल हुआ तो उसका रीज़न क्या रहा, सक्सेस हुआ तो उसका रीज़न क्या रहा। भाई कोई ना कोई तो रीज़न होगा। और यहाँ वर्ड हम बोल के चल रहे हैं बार बार, फोटोन फोटोन फोटोन, तो फोटोन का मतलब क्या था? ठीक है भाई, फोटोन जो हमने बोला कंटिन्यू क्लासेस में, तो फोटोन का मतलब क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन किस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हेल्प से सोल्व की गई, तो ये हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा कॉन्सेप्ट यानी कि ये टॉपिक रहेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।